नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आजकल हमारे जज साहब लोग टिप्पणियां बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं। चंद्रचूड़ साहब भी जिस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बाहर भाषण देते थे तो लोकतंत्र और अलाना फलाना ढिमकाना दुनिया भर की बातें किया करते थे। अभी के भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कोर्ट के बाहर बड़े अच्छे अच्छे भाषण दिए करते हैं और भी लोग बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। अक्सर टिप्पणियां भी बहुत अच्छी की जाती हैं, लेकिन जो फैसला होता है उस फैसले में उन टिप्पणियों का कोई खास असर नहीं दिखता है। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने एक फैसला दिया है और फैसले के साथ टिप्पणी की है। पहले मैं ये बता दूं कि यह कोरी टिप्पणी नहीं है, फैसले के साथ ये टिप्पणी दी गई है। फैसला सरकार के खिलाफ दिया गया है और जो टिप्पणी उन्होंने की है, जो बात उन्होंने कही है, वो इस समय वायरल हो रही है। चारों तरफ लोग उसको कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए अभी भी कुछ ऐसे जस्टिस बचे हुए हैं जो न्याय की बात करते हैं। मामला जो था वो सईद अहमद अब्दुल वाहिद का था, जो मुंबई के चेंबूर में रहते हैं और एसडीपीआई जो पार्टी है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके महाराष्ट्र के महासचिव हैं और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी जो हैं वो सीए एनआरसी वगैरह पर आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के बाद उनको जिला बदर कर दिया गया, मुंबई से बाहर भेज दिया गया। कहा गया 12 महीने के लिए आप मुंबई से बाहर होंगे। उनके खिलाफ आरोप यह लगाया गया कि वो भय का माहौल बना रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जैसा आजकल होता है। जब जज साहब ने मामला देखा तो इसमें जो आरोप लगे हुए थे उसमें अमित शाह मुर्दाबाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुर्दाबाद के नारों का भी जिक्र किया गया था। जज साहब इसी पर भड़क गए। जज साहब ने कहा कि यहां पर नागरिकों के आजादी का गला घोंटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद या अमित शाह मुर्दाबाद ऐसे नारे नहीं हैं जिन नारों को कोई राष्ट्र विरोधी माना जाए या समाज में तनाव पैदा करने वाला माना जाए। अब देखिए हो क्या रहा है। आप याद कीजिए 2014 से पहले जिन लोगों की याददाश्त हो, जो भूल गए हों, उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन जिनकी याददाश्त हो वो जरा याद कीजिए 2014 के पहले क्या होता था। 2014 के पहले महंगाई का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, जनता सड़क पे आती थी। मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, ये सारे नारे लगते थे और ये नारे खुलेआम लगाए जाते थे। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से, अमन पसंदगी के साथ किसी भी तरह की मुखालिफत करना, किसी भी तरह का विरोध करना जनता का अधिकार है। हमारा संविधान, हमारा आईन हमको इस बात का अधिकार देता है कि हम जाकर सरकार का विरोध कर सकें, सरकार के खिलाफ बोल सकें। लेकिन 2014 के बाद धीरे 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 ऐसा माहौल बना कि सरकार की मुखालफत करना अपराध बन गया। हालत यह है, यूपी से खबर आती है कि राम मंदिर वाला जो मामला है, जिसमें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात चल रही है, उसकी खबर आती है कि किसी लड़के ने उसके खिलाफ कुछ लिखा तो न केवल उसको गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि जो उसका जिम था उस जिम को भी बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में आप जानते ही हैं, नया मदरसा अधिनियम लाया गया और कैसे कैसे लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की गई है आप जानते हैं। जरा सा कुछ हो जाए तो बुलडोजर पहुंच जाता है, कुछ पहुंच जाता है, कोई योगी के खिलाफ लिख दे, मोदी के खिलाफ लिख दे तो उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। ऐसा डर का माहौल बनाया गया है जिसमें जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको लगातार दबाया जा रहा है। मैं आपको यूपी का ही एक कारनामा बताता हूं। 6 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है और गैंगस्टर एक्ट जैसे लोगों के खिलाफ लगाया जा रहा है उस पर तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि फील्ड में जो अधिकारी तैनात हैं उनकी वफादारी अक्सर संविधान से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के प्रति दिखती है। संभल का किस्सा आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। संभल में एक साहब धार्मिक कार्यक्रम में गदा लेकर चल रहे थे, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, उनका प्रमोशन हो गया। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी चला गया तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। मतलब गदा लेकर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी खुश होती है। संभल में जो माहौल बनाया जा रहा था उसमें मदद मिल रही थी, लेकिन मुहर्रम में कोई चला जाए तो वो गलत हो जाता है। ये जो एक पूरा खेल चला है, जस्टिस विनोद दिवाकर की टिप्पणी थी जिसकी मैंने बात की इलाहाबाद हाईकोर्ट के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेता और अफसर जो हैं वो सामंती मानसिकता के हो गए हैं, राजा महाराजा की मानसिकता के हो गए हैं। जो उनके मुखालिफत करे उसको दबाने का काम चल रहा है। एक खेल तो चलता ही है।
आप सवाल पूछिए कि नेताजी सड़क नहीं है, तो नेताजी कहेंगे नारा लगाओ जय श्री राम। आप सवाल पूछिए कि नेताजी बिजली नहीं आ रही है, तो नेताजी कहेंगे नारा लगाओ जय श्री राम। और जय श्री राम का नारा लगाकर जो मंदिर बनाया गया उसमें किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है वो तो आपने देख ही लिया है। आज मैं एक टीवी चैनल की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बताया गया था कि जो वहां ऑटो चलाते हैं वो कह रहे हैं कि सवारियां नहीं मिल रही हैं, सुबह से बोहनी नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों ने राम मंदिर जो अयोध्या का है उसमें आना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? भगवान राम के लिए आस्था कम नहीं हुई है, लोग आस्थावान हैं और मंदिरों की कोई कमी इस देश में नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा कहा जाता है हमारे देश में, कि अगर मन आपका सही है, नीयत सही है, तो अपने घर में बैठकर आप पूजा कर लीजिए, आपको किसी तीर्थ पर जाने जितना पुण्य मिलेगा। लेकिन लोगों के समझ में आ गया है कि अयोध्या में जो मंदिर बना है वो बेसिकली आरएसएस का मंदिर है, वो हिंदुओं का मंदिर नहीं है, वो आरएसएस का मंदिर है। और मंदिर के ट्रस्ट में आरएसएस ने अपने लोग बिठाए जिन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया, जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार किया। अब वो टिन्नू यादव एक आदमी को फंसाया जा रहा है, उसके यहां सब चैनल पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके ऊपर आवाज नहीं उठ रही है। अयोध्या का जो अधिवक्ता संघ है, यानी जो लायर्स का, वकीलों का जो एसोसिएशन है, उसने मांग की है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाए, लेकिन सरकार खामोश बैठी है क्योंकि ये तो इनके अपने ही लोग हैं, इनके खिलाफ कैसे सवाल उठाएंगे। तो जहां इतना बड़ा अपराध हुआ है उसमें जो ट्रस्ट के महासचिव हैं वो खुले घूम रहे हैं, लेकिन कोई अगर सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे, अगर बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगा दे, तो उसको उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस के युवा, कांग्रेस के लड़के सड़क पर आते हैं, विरोध करते हैं, उनको उठा के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सपा के लड़के आएंगे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो देश में पूरा तमाशा चल रहा है, और खासतौर पर सीएए एनआरसी मूवमेंट के दौरान जिस तरह से मुसलमानों को फंसाया गया, उमर खालिद आप जानते हैं 5 साल से ज्यादा हो गया, केस ही शुरू नहीं हुआ लेकिन बंदा जेल में पड़ा हुआ है। और भी कितने लोग हैं केस शुरू हुए बिना जेल में रखा गया है, जिनका अपराध सिर्फ इतना है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ता है, यह कहते कोई खुशी नहीं होती है कि कोर्ट से भी जिस तरह के आदेश आ रहे, जैसे एक आदेश आया, गुजरात का मामला है, और मैंने वो आदेश पढ़ा और मुझे समझ में नहीं आया कि इस पर कोई क्या करे। आदेश ये था कि अगर 2 हिंदुओं की शादी हुई है और बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर सप्तपदी नहीं हुई है, सारे धार्मिक संस्कार नहीं निभाए गए हैं, तो शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। आप बताइए, एक तो संस्कार ही अलग अलग है। सिनेमा में 7 फेरे और 7 फेरे के गाने सुन सुन के आपको लगता है कि बस 7 फेरे होते हैं, कहीं 4 फेरे होते हैं, कहीं 7 फेरे होते हैं। संस्कार शादियों के अलग अलग हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, शादी के संस्कार अलग होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शादी के संस्कार अलग होंगे। अभी हमारे देखते देखते जब हम बच्चे थे तो 3-3 दिनों की शादियां हुआ करती थी, बारातें आती थी और 3-3 दिन तक रुकती थी। अब एक रात में शादी हो जाती है, शाम को बारात पहुंचती है और सुबह सुबह विदा हो जाती है। टाइम ही नहीं लोगों के पास कि 3 दिन कोई रहे। जनवासा हुआ करता था, दोनों तरफ के लोग बैठते थे, शास्त्रार्थ हुआ करता था, क्या क्या हुआ करता था, वो सब खत्म हो गया। तो कोई कहे कि ये सारा कुछ नहीं हुआ है इसलिए शादी ही नहीं है। दूसरा, कोर्ट मैरिज। आप किसी मंदिर में शादी करके जाकर अगर कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसको भी शादी माना जाता है। आर्य समाज मंदिर का लोगों ने बहुत दिनों तक यही उपयोग किया है कि आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लिए और उसके बाद वो अपने आप रजिस्टर्ड शादी मानी जाती है। कोर्ट मैरिज होता है, उसमें कोई धार्मिक क्रिया नहीं होती है। आप चाहें तो माला पहनाएं, ना पहनाएं, अंगूठी पहनाएं, ना पहनाएं, लेकिन कोर्ट रजिस्टर कर देता है कि शादी हो गई तो शादी हो गई। अब जज साहब ने फैसला दे दिया कि अगर सारे विधि विधान नहीं हुए हैं तो शादी नहीं हुई है। तो मान लीजिए कोई ब्राह्मण कह दे कि भाई इनकी शादी में ये वाला मंत्र नहीं पढ़ा गया था इसलिए इस शादी को वैध नहीं माना जाएगा। ये क्या तमाशा है? कोर्ट इसी काम के लिए है कि वो शादी की परंपराएं देखे, कौन सी परंपरा निभाई गई है, कौन सी परंपरा नहीं निभाई गई है। कहीं कोई फैसला आ जाता है, कहीं कोई फैसला आ जाता है। तो कोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा है उस पर भी काफी सवालिया निशान उठे हैं। आप बनारस का मामला देखिए, मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार किया गया कि इफ्तार पार्टी कर रहे थे गंगा के अंदर, मीट मछली खा रहे थे, उससे धार्मिक भावना आहत हो रही थी, उनको 1 महीने से ऊपर लग गया जमानत मिलने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पार्षद पकड़ा गया पार्टी करते हुए, पूरा चिकन मटन की बाकायदा तस्वीरें आई, वीडियोस आए, तो 24-48 घंटे में उसको जमानत मिल गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भाई एक ही अपराध की अलग अलग सजा होगी? और इसीलिए जो
दिख रहा है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं दूसरी तरफ झुकती जा रही है। उसमें जस्टिस माधव जामदार का जो फैसला आया है, और आप देखिए इसकी रिपोर्टिंग हो रही है तो अखबार लिख रहे हैं भारत सरकार मुर्दाबाद। नहीं, भारत सरकार मुर्दाबाद की बात उनके फैसले में नहीं है। उनके फैसले में बहुत साफ है कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे कार्रवाई का आधार कैसे बन सकते हैं। यानी जज साहब बहुत साफ कह रहे हैं कि सड़क पर आकर किसी फैसले के खिलाफ, किसी सरकारी फैसले के खिलाफ अगर आप नारा लगाते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। आज हालत क्या है, राम जन्मभूमि पर आप सवाल उठा दीजिए तो कोई पिंकी चौधरी आके कह जाएगा हिंदुओं का मामला है, तुम क्यों बोल रहे हो। आपको कह देगा आप रामद्रोही हैं, आपको कह देगा आप देशद्रोही हैं। अगर आप एथेनॉल पे सवाल पूछ लीजिए तो कह दिया जाएगा देशद्रोही हैं। बाकायदा वीडियो जारी होता है, कहा जाता है कि 30% कम हो जाती है। एएनआई पर वीडियो आया था, बाकायदा कहा गया था कि 30% एवरेज कम हो जाता है एथेनॉल यूज करने से। वो वीडियो डिलीट करा दिया गया। पता नहीं बेचारे के साथ क्या होगा, कितनी डांट पड़ी होगी उसको। तो आप किसी भी चीज का विरोध कीजिए, आप देशद्रोही बन जाते हैं। ये तो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो सरकार के फैसलों का जबरदस्त विरोध करने का हक देता है, सिर्फ एक शर्त लगाता है कि हिंसक नहीं होना चाहिए, और इसके तो मैं साथ हूं। हिंसक प्रतिरोध कतई लोकतंत्र के लिए सही नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी कहानी भी देख लीजिए। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। कभी दिखता है कि तृणमूल के किसी सांसद के ऊपर अंडा फेंका जा रहा है, कभी उसको बांध के शहर में नंगा घुमाया जा रहा है, कभी महुआ मोइत्रा जैसी सांसद के दफ्तर पर अंडे फेंके जा रहे हैं। और कल तो कमाल हो गया, वहां जो पोस्ता विक्रेता संघ के चेयरपर्सन हैं अग्रवाल साहब, बुजुर्ग आदमी हैं, समाज सेवी हैं, उनके यहां लोग पहुंच गए, थप्पड़ मारा, गालियां वालियां दी। सुना है कि पोस्ता विक्रेता संघ इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, कल को उनको भी देशद्रोही कह दीजिएगा। तो इतनी हिंसा वहां हो रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हिंसा हो रही है विपक्ष के खिलाफ। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि महुआ मोइत्रा के ऊपर सिर्फ अंडा फेंका गया, कुछ और नहीं फेंका गया। यानी भड़का रहे हैं कि पत्थर फेंकना चाहिए था या शायद बम फेंकना चाहिए था। हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां सब खामोश है। ममता बनर्जी के समय जंगल राज कहा जा रहा था, आज सब खामोश बैठे हुए हैं, और वहां के कोर्ट भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में मैं इस फैसले पर अलग से बात क्यों कर रहा हूं, अलग से मैंने क्यों वीडियो बनाया जस्टिस जामदार के फैसले पर, शायद आपके समझ में आ गया होगा कि जब देश भर में न्याय की मांग करते गए लोगों के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है। आप सोचिए, 15-16 डॉक्यूमेंट देने के बाद भी, जिसमें 1951 के भी डॉक्यूमेंट हैं, एक आदमी से कहा जाता है कि तुम भारत की नागरिकता प्रूव नहीं कर पाए। जो खेल चल रहा है वो आप समझ रहे हैं, और ये खेल अभी आपको लग रहा है कि आपके घर से दूर है, आपके घर भी पहुंचेगा। अगर एथेनॉल से गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, मनीष तिवारी का आज वीडियो में देख रहा था, 40 लाख की उन्होंने गाड़ी खरीदी टोयोटा की और वो खराब हो गई। उनका कहना है एथेनॉल के चलते खराब हो गई, और भी बहुत सारे लोगों का कहना है। तो आपकी गाड़ी भी अलग से नहीं बनी है, उन्हीं कंपनियों में बनी है। आपकी गाड़ी में भी वही पेट्रोल पड़ रहा है, आपकी गाड़ी भी तबाह होगी। एथेनॉल वाला पेट्रोल ये नहीं पहचानेगा कि ये सरकार के विरोधी हैं या सरकार के समर्थक या कि अंधभक्त। एक बात याद रखिएगा, जिस समाज में, जिस देश में सरकार से सवाल पूछना बंद हो जाता है, उस देश की तबाही तय होती है। आप अगर ये सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की प्राइस कम हो गई, क्रूड ऑयल की प्राइस $70 पहुंच गई, उसके बाद भी सरकार कह रही है कि हम प्राइस कम नहीं करेंगे। अगर ये सवाल आप नहीं पूछ पा रहे हैं कि क्यों कम नहीं हो रहा है, ₹1000 से ऊपर बढ़ा दिया गया कमर्शियल सिलेंडर का दाम और घटाया गया सिर्फ ₹173 और उस पर तालियां बज रही हैं। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं कि यह धोखा है कि नहीं, अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं कि नीट में बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। और जो ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी ने बनाया था, जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उस ट्रस्ट को अगर चोरी में पकड़ा गया है तो नरेंद्र मोदी जी पर सवाल आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आप अपनी, अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की बर्बादी पर मुहर लगा रहे हैं। ऐसे में जस्टिस जामवाल का जो फैसला है वो उन लोगों के लिए हिम्मत देने वाला है जो सरकार से आज भी सवाल पूछते हैं। इसीलिए मैं जस्टिस साहब को प्रणाम करता हूं और इस फैसले के लिए उनको साधुवाद देता हूं। हालांकि ये उनका काम है, ये संविधान सम्मत फैसला है,
लेकिन आजकल जो लोग अपना काम भी ईमानदारी से कर रहे हैं उनके लिए भी इज्जत बहुत बहुत बढ़ जा रही है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे जस्टिस हों, चाहे कोई और। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।